उसमें कह रहा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे पहले एंट्री में कह रहा है 1 मई 2024 को परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक, बिल्डिंग खरीदी और चेक इशू करा। मतलब बिल्डिंग खरीद रहे हो एंड इशूड चेक, मतलब बिल्डिंग तो खरीद रहे हो, कैसे, चेक से खरीद रहे हो। तो एंट्री हो जाएगी, क्या आ रहा है हमारे पास, बिल्डिंग, तो हम लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू चेक टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही। बिल्डिंग आ गई कितने रुपए की, 15 लाख की, और उसके बदले क्या चला गया, बैंक से चेक चला गया 15 लाख। नरेशन लिख देंगे, परचेज बिल्डिंग, और भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दो बस, ठीक है। सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड एंट्री, मशीन खरीदी है रेमसन से, जो चंडीगढ़ का है, और उधार में खरीदी है। तो रेमसन से खरीदी है और उधार में खरीदी है। तो हमारे पास 10 मई को मशीन आ रही है। तो क्या आ जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे आ रही है, रेमसन। ध्यान रखना वो रेमसन चंडीगढ़ का है, तो नाम आप रेमसन चंडीगढ़ भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ रेमसन लिख रहा हूँ, चाहो तो चंडीगढ़ भी लिख सकते हो। और मशीन आ रही है हमारे पास 2 लाख रुपए की। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी 2 लाख। नरेशन लिख देंगे कि मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद इस एंट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है दैट इज 15 मई को फर्नीचर। अब देखो ये सारी उधार की खरीदने वाली एंट्री, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट बोलता है हमने फर्नीचर खरीदे हिंद ट्रेडर से, जो कि दिल्ली का है हिंद ट्रेडर, और उससे हमने कैश में खरीदे हैं फर्नीचर 10,000। तो 15 मई की एंट्री है, और फर्नीचर खरीद रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास, तो आप लिख दोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश में आ रहा है, टू कैश, मतलब कैश गया हमारे यहाँ से और 10,000 का फर्नीचर आ गया। नरेशन में लिख देंगे फर्नीचर परचेज इन कैश। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। इसके बाद 20 तारीख की, 20 मई की एक एंट्री है। कहता है कंप्यूटर खरीदे एचपी लिमिटेड से, जो नोएडा में रहती है, और उसको हमने इंटरनेट ट्रांसफर से पैसे कर दिए। इंटरनेट ट्रांसफर मतलब बैंक से पैसा गया, ठीक है ना। तो हमने खरीदे हैं कंप्यूटर्स, तो क्या आ गया भैया इस बार हमारे पास, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, और उसके बदले हमारे बैंक से पैसा गया, इंटरनेट ट्रांसफर मतलब बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट है इसकी 50,000। यानी कि ये तो सिर्फ असेट्स खरीदने की एंट्री नजर आ रही है हमें सारी। यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज थ्रू इंटरनेट ट्रांसफर, जो भी हम लिखना चाहें, ठीक। इसके बाद 21 मई, अच्छा ओहो, बड़े ध्यान समझना मेरे भाई, बहुत ध्यान समझना इसको। पेड इन इंस्टॉलेशन ऑफ कैश ऑफ मशीन। देखो ध्यान समझना, मैं इस बात को समझाता हूँ। अभी अभी आपने मशीन खरीदी है क्या, हाँ 10 मई को मशीन खरीदी। यार 10 मई को आप मशीन खरीद रहे हो और आज 21 मई हो रही है, इस मई को मशीन को ना आप इंस्टॉल करा रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। अगर मान लो मशीन आप खरीद रहे हो, और मशीन खरीदने के बाद आप मशीन को इंस्टॉल करा रहे हो, उसके कुछ ही टाइम बाद या 5-6 महीने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे मशीन खरीदी होगी, बाद में उसको 6 महीने बाद जब स्टार्ट करी तब उसको इंस्टॉल कराया होगा। तो ये ना मशीन का ही खर्चा माना जाता है और मशीन में ये ऐड होता है। लेकिन अगर मैं मशीन खरीदा और 2 साल तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 साल बाद उसको कोई रिपेयर करा रहा हूँ, तो क्या अब वो मशीन का पार्ट है, नहीं, अब वो सिर्फ एक्सपेंस है। लेकिन अगर मशीन खरीदी और उसमें हाथों हाथ खर्चा वर्चा लगा के उसको ठीक ठाक बनाया, टिप टॉप बनवाया, तो वो मशीन का ही पार्ट है। लेकिन अगर वही मशीन कुछ टाइम बाद, यूज करने के बाद उस पर खर्चा लगाया, तो वो मतलब आप बाइक खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, यूज कर ली 1-2 साल, अब मॉडिफिकेशन करा रहे हो 5 साल बाद या 4 साल बाद, 4 साल बाद उसकी कोई चीज नहीं लगवा रहे हो, तो क्या वो उस मशीन का पार्ट कहलाएगी, नहीं, वो रिपेयर है अब, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन चार्ज लगवाए हैं मशीन के 2,500 पे, तो ये तो भैया मशीन का ही पार्ट है, 2 लाख रुपए में 2,500 और बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो आपका पैसा चला गया एक तरीके से, लेकिन आई क्या है आपके पास, मशीन अकाउंट डेबिट आया, तो यहाँ से एक तरीके से फिर से मशीन अकाउंट डेबिट ही है, और क्या गया बदले में, कैश। क्लियर है ये चीज़। और 2,500 पे मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा ये जो खर्चा हुआ है ना मशीन, ये मशीन के नाम से आएगा, रिपेयर के नाम से नहीं आएगा। और यहाँ लिख देना इंस्टॉलेशन चार्ज नरेशन। लास्ट एंट्री है ब्रिक सीमेंट था, और 1 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए ब्रिक सीमेंट। टिम्बर 2 लाख रुपए हमने खरीद लिया रेनोवेशन के लिए, बिल्डिंग के लिए। अब बिल्डिंग की रेनोवेशन कर रहे हो, वैसे तो मैं आपको एक बार बता दूं, बिल्डिंग में कभी भी कोई भी खर्चा हो, कभी भी कोई भी खर्चा हो, ऑलवेज पार्ट ऑफ बिल्डिंग, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, हमेशा बिल्डिंग का पार्ट रहता है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग को हम जब भी बेचते हैं ना, उसको खटारा बेचो और उसको थोड़ी सजा पेंटिंग वेंटिंग करा के उस पर किराया लगाओ या बेचो, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही। तो भैया बिल्डिंग पे 1.5 लाख और 2 लाख रुपए खर्चा लगा, यानी कि टोटल 3.5 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो आप, तो इसकी एंट्री होगी, बिल्कुल बिल्डिंग ही बढ़ेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। और ये पेमेंट हम शायद कैश से कर रहे होंगे या बैंक से कर रहे होंगे, जैसे भी कर रहे होंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। 2 लाख और 3 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। यहाँ पे लिख देना बीइंग अमाउंट पेड फॉर रेनोवेशन, ये हमारी टोटल एंट्री इस क्वेश्चन। ठीक है जी। पहले हमने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, फिर कंप्यूटर खरीदा, और फिर जो मशीन खरीदी उसको हमने क्या कराया, इंस्टॉल कराया। तो क्या वो मशीन का ही पार्ट होगा या अलग से रिपेयर के नाम से आएगा, या फिर इंस्टॉलेशन के नाम से आएगा, खर्चा आएगा? नहीं, ना वो खर्चा है ना कुछ भी है, वो मशीन का ही आएगा। क्योंकि मशीन जब नहीं खरीद रहे और उस पर कुछ खर्चा करा रहे हो, वो वाला खर्चा है, मशीन का ही पार्ट है। जब आप कंप्यूटर खरीदो और फिर विंडो डलवाओ, तो आप बोलते नहीं यार वो मिल मिला के इतने रुपए का पड़ गया मुझे, ऐसा। ऐसे ही बिल्डिंग में भी कभी भी कोई भी खर्चा करोगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही हमेशा, तो वैल्यू जब बढ़ेगी तो इट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है वो 15 है, और इस इलस्ट्रेशन में जो हम एंट्रियां समझेंगे वो अदर देन कैश ट्रांजैक्शंस को एंट्रियों को समझेंगे, सारी मिक्स टाइप की या मिसलिनियस छोटे मोटे खर्चे या इस टाइप के एंट्रीज पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे ध्यान दें तो डेट पर्टिकुलर, और उसके बाद डेबिट क्रेडिट, और यहाँ हमारा अमाउंट। और ये हम जर्नल बना रहे हैं, जिसका भी जर्नल बनाओगे वो लिख देना जर्नल ऑफ दिस या दैट। सबसे पहली एंट्री बड़े ध्यान से समझना, अब एंट्रियों को साइड बाय साइड हम समझते चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, तो सबसे पहली एंट्री पता क्या कहता है, कहता है इंटरेस्ट ड्यू तो है, मतलब इंटरेस्ट ड्यू, जब भी वर्ड आ जाए ड्यू मतलब हमें पे करना है, हमने दिया नहीं, इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड लिखा है, ओके। इसका मतलब ये लेने वाला था बट नॉट रिसीव्ड। 4,000 रुपए का इंटरेस्ट था जो आना था लेकिन नहीं आया, आना था नहीं आया, दो चीज होंगी, दो एस्पेक्ट होंगे, समझते हैं। आना था नहीं आया, इसका मतलब कल को आएगा, तो पहली चीज तो असेट्स हो गई। और आना था लेकिन आया नहीं है, लेकिन एक फायदे वाली तो भावनाएं हैं, मन में एक खुशी तो है कि आएगा, फायदा है। फायदा होता है उसको आप रेवेन्यू कहते हो, रेवेन्यू को आप क्रेडिट करते हो, और एसेट्स बढ़ गई है क्योंकि कल को तो आएगा, तो उसको आप डेबिट करते हो, ऐसे समझो। दो चीज होंगी, डेबिट क्रेडिट, दोनों का नेचर क्या है। इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन आया नहीं है, तो कल को आएगा, असेट्स है, और फायदा हो गया है, क्रेडिट, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे कैसा, ये समझ लो। अब असेट्स है तो असेट्स में किस नाम से आएगा, तो इसको लिखेंगे हम इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट, और किस नाम से है, टू इंटरेस्ट अकाउंट। देखो बेटा इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत खतरनाक एंट्री है। या तो आप इंटरेस्ट ड्यू लिख लो, अक्रूड इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर है, अक्रूड इंटरेस्ट लिख लो। आप मुझे बस इतना बताओ अक्रूड इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो कमा लिया हो लेकिन मिला नहीं हो, तो उसे अक्रूड इंटरेस्ट ही है। तो इस इंटरेस्ट ड्यू को जनरली आप अक्रूड इंटरेस्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और अमाउंट डाल दो यहाँ पे 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, और नरेशन में लिख दो बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पेड, या फिर
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस चीज में? समझ में आई पहली एंट्री? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है? चलो जी सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। देखो बेटा, अगर अगर फर्स्ट एंट्री में प्रॉब्लम है अभी भी समझ लो, आप नेचर समझो। इंटरेस्ट कमा तो लिया, मिला नहीं है। कमा लिया मतलब फायदा है, रेवेन्यू। मिला नहीं है, कल को मिलेगा ना, डूबा तो नहीं है, मिलेगा तो असेट्स। और मिलेगा, असेट्स बढ़ गई, असेट बढ़ी तो डेबिट, तो जायज बात है दूसरा क्रेडिट। अब यहाँ एक सवाल है कि ये नाम क्यों आया भैया, इसके नाम समझा दो बस एक बार, कि इंटरेस्ट क्यों क्रेडिट और ये अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ड्यू क्यों डेबिट आपने लिखा। देखो आपको कल को आएगा, उस आने वाले को क्या कहोगे? उसको कहोगे कि भैया इंटरेस्ट आएगा, तो वो उसको इंटरेस्ट मत कहना। अगर डेबिट लिख दोगे इंटरेस्ट तो वो एक्सपेंस नाम से हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसा लिखो जिससे समझ में आए कि कल को आएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ड्यू, ये इंटरेस्ट कल को आएगा। और दूसरा फायदा हो गया, फायदा किस नाम से हुआ? इंटरेस्ट के नाम से हुआ, तो इंटरेस्ट के नाम से क्रेडिट करो। ठीक है ना, इस तरीके से। ये बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। कल को कभी भी इंटरेस्ट हो, रेंट हो, कमीशन हो, सैलरी हो, ये सारी चीजें या तो एडवांस में आ गई हो, या आनी हो आई नहीं हो, या देनी हो दी नहीं हो, या एडवांस में दे दी हो, तो इन दोनों की एंट्री में ये दोनों मिलते जुलते ही नाम आएंगे। या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ सैलरी, या प्रीपेड रेंट के साथ रेंट, ऐसी चीजें। समझ रहे हो? जो समझा दूंगा मैं आपको। जैसे नेक्स्ट देखो, कहता है सैलरी देनी थी स्टाफ को 25,000 रुपए। सेकेंड एंट्री, सैलरी ड्यू है स्टाफ को कितने रुपए? 25,000 रुपए। नहीं दिया भैया, इसका मतलब ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को देनी है। ड्यू फ्रॉम नहीं है, ड्यू टू है। स्टाफ को देनी है 25,000 रुपए सैलरी। तो 25,000 रुपए सैलरी देनी है, दी नहीं है, दे दो। तो दी नहीं है, पहले तो हमें उसकी एंट्री करनी है, हम यहाँ देने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि 25,000 सैलरी नहीं दी है। तो 25,000 रुपए की सैलरी दी नहीं है, तो अब इसका नेचर समझो। दो चीज, एक तो डेबिट होगी, कोई चीज क्रेडिट होगी, समझेंगे। देखो सैलरी दी नहीं है, कल को दोगे, लाइबिलिटी है। क्या ये चीज क्लियर है? लाइबिलिटी बढ़ गई है या कम हो गई है? क्योंकि कल को देनी है, लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। अब देखो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का कितना रूल है, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होगी, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, सैलरी देनी है, दी नहीं है, एक तो उधारी तो बढ़ गई, दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन भी जब आप करते थे तो आप ये कहते थे कि नुकसान हो गया। सैलरी देनी थी, दी नहीं, उधारी बढ़ गई, भैया कल को भी तो देनी पड़ेगी, तो नुकसान तो होगा। भले ही कोई खर्चा अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा, लेकिन खर्चा तो अपने मन में आ जाता ना फील, यार खर्चा तो हो ही गया, है कि नहीं? तो हम डेबिट साइड में उसको खर्चा लिखेंगे, एक्सपेंस लिखेंगे। तो डेबिट साइड जब खर्चा लिखोगे तो खर्चा किस नाम का है? खर्चा सैलरी के नाम का है। खर्चा सैलरी के नाम का है। सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा सैलरी के नाम। और उधारी जो बढ़ी है वो सैलरी के नाम से बढ़ी है। खर्चा जब लिखोगे तो खर्चा सैलरी, लेकिन खर्चा उधारी वाला खर्चा तो वो कहलाएगा सैलरी का आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। 25,000 रुपए डेबिट, 25,000 रुपए क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं इन पे। एक आध जब 4-5 एंट्रियों का जर्नल आएगा तो एक आध एंट्री इनमें से पक्की होगी। क्या लिख देना? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो है लेकिन पे नहीं करी हमने। चलो तीसरी एंट्री, कहता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 2,000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। बड़ा मस्त है ये केस। आउट ऑफ द रेंट दिस पेड दिस ईयर, जितना भी रेंट दिया उसमें से 2,000 तो नेक्स्ट ईयर को रिलेट करता था। जितना भी रेंट आज दिया उस रेंट में से 2,000 रुपए का रेंट तो अगले साल का था, इसी साल दे दिया, प्रीपेड रेंट आ गया। समझ रहे हो ना? कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, जितने में से भी रेंट दिया 2,000 का रेंट जो था वो तो अगले साल को बिलोंग कर रहा है, एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब दो आउटकम समझते हैं बेटा, इसके दो आउटकम समझे। तो आउटकम समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। आउटकम समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2,000 रुपए का जो रेंट है ना,
वो अगले साल के लिए पे हो गया। क्या पे हो गया क्या? हाँ पे तो हो गया, ठीक है। अच्छा पे ऑलरेडी कर चुके हैं, पे की तो बात हो ही नहीं रही। यूं नहीं बोल रहा कि हमने अभी अभी रेंट पे करा एडवांस, नहीं, यूं बोल रहा है कि जो आपने रेंट दिया है ना, उस रेंट में से 2000 का एडवांस रेंट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अगले साल के लिए बिलोंग करता है। पहला केस तो वो रेंट अगले साल का रेंट है, तो वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। पहली चीज प्रीपेड रेंट कहलाएगा, पहली चीज वो रेंट जो है वो प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट को आप क्या कहोगे? रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में दे दिया। तो ये एडवांस में जो आपने रेट दिया, तो ये तो आपका असेट्स नेचर है, तो आपका असेट्स नेचर है। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है? दूसरा एस्पेक्ट बताओ क्या होगा। देखो बिल्कुल सही, एक बच्चे ने बोला भैया कैश लिख दो, लेकिन पॉइंट यही तो आप समझो ना, कैश तो हमने पे कर दी पहले ही, गई वो, यहाँ कैश की बात ही नहीं हो रही। समझो, आपने 2000 रुपए हैं, वो आपने एडवांस से पे कर दिए, वो तो इस साल के है भी नहीं, तो ठीक है आप प्रीपेड रेंट तो लिख रहे हो। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, यहाँ ये समझने की बात, एक तो असेट्स बढ़ गई, दूसरा वो जो रेंट है वो अभी थोड़ी ना पे, वो तो पहले पे हो गया होगा। अच्छा जब वो रेंट पे करा होगा तो क्या एंट्री करी होगी? जब वो रेंट पे करा होगा तब क्या एंट्री करी होगी? जब वो रेंट पे करा होगा, मान लो एक काम करते हैं, 14,000 रेंट दे दिया, अब 14,000 में से 2,000 एक्स्ट्रा रेंट है, तो एंट्री क्या करी होगी? आपने लिखा होगा नुकसान हो गया डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा चला गया कैश अकाउंट। कितना गया पैसा? कितना गया पैसा? 14,000 पैसा आया, 14,000 पैसा गया, यही लिखा होगा। लेकिन ये रेंट जो डेबिट होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था? 12,000 होना चाहिए था, यानी कि नुकसान तो सिर्फ 12 का होना चाहिए था, नुकसान तो सिर्फ 12 का होना चाहिए था, हमने 2 एक्स्ट्रा कर दिया। कोई बात नहीं, जो 2,000 रेंट एक्स्ट्रा करा है उसको एडजस्ट कर लो। कैसे? ये जो रेंट आपने डेबिट करा है 14,000 का, आज इसी रेंट को वापस से क्रेडिट कर दो 2,000, ताकि मेंटेन जो बैलेंस रहेगा ना वो 12 रहेगा। क्यों? 14 डेबिट और 14 में से 2,000 क्रेडिट कर दोगे तो नेट डेबिट बैलेंस कितना रहेगा? 12,000। समझो ना, 14,000 का डेबिट बैलेंस है और 2,000 का अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो नेट डेबिट बैलेंस कितना रह जाएगा? 12,000 का डेबिट। तो वही 2,000 का जो रेंट है उसको क्रेडिट कर देते हैं, 2,000 का ये क्रेडिट हो गया। लेकिन ये रेंट क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्या इसके बदले क्या कोई पैसा आपके पास वापस आ गया है जो गया था? नहीं, पैसा नहीं आया, लेकिन उसका अधिकार वापस आया 2,000 रुपये का, कि कल को 2,000 रुपये मैं तुझसे ले सकता हूँ जब मेरा मन करेगा। यानी कि दूसरी एंट्री होगी प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट है। क्या दो एंट्री समझ में आ गई? तो अब जब इस एंट्री को लिखेंगे तो हम लिखेंगे, तो भैया एक तो असेट्स वाला रेंट है, मतलब अभी ये रेंट तो अभी जाना ही नहीं चाहिए था, एक्स्ट्रा दे दिया, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और इसको हम रेंट को क्रेडिट, देखो जनरली रेंट को क्रेडिट करना नहीं चाहिए, पर रेंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डेबिट ज्यादा हो गया था 2,000, तो उसको एडजस्ट करने के लिए वापस 2,000 को क्रेडिट कर रहे हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट एंट्री समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। बीइंग रेंट ऑफ 2,000 पेड इन एडवांस, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे चलें। नेक्स्ट एंट्री बेटा इसके बाद है, कहता है 10% डेप्रिसिएशन है 5,000 रुपए की फर्नीचर पे। ये हमारा 5,000 का फर्नीचर है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब जब भी आप फर्नीचर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी कम होती है, यूज करते हो तो वैल्यू कम होती है, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है। ध्यान रखना, ये ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस तो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू फर्नीचर से ही कम होती है, पैसा नहीं जाता हमारी जेब से, बस फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाती है। 10% कितना होगा? 500। अब इसकी एंट्री समझना बेटा, आप मुझे बताओ फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, बढ़ गई? फर्नीचर बढ़ता है तो डेबिट में बढ़ता है, कम होगा तो क्रेडिट में, यानी कि फर्नीचर तो क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। और क्या हुआ? आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? नुकसान हुआ है। किस नाम से नुकसान हुआ है? डेप्रिसिएशन। वैसे तो पूरा लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पे लिख सकते हो कि बहुत सारी एंट्री तो है नहीं, डेप्रिसिएशन की एक ही है, और 500 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। तो नरेशन में लिख देंगे बी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर।
कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारी थी चौथी एंट्री। चले मेरे भाइयों पांचवी एंट्री पर। पांचवी एंट्री कहता है गुड्स थे जो यूज करे फर्नीचर बनाने में, सेल की 2000 रुपए की और कॉस्ट प्राइस 1500 का था। मतलब गुड्स पड़े थे हमारे पास, गुड्स मतलब हमारा बेचने का माल, ठीक है, और उस गुड्स को हमने हमारे बिजनेस में फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। उस गुड्स को फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल कर लिया, जो थे तो 1500 रुपए के, लेकिन यार उनका बेचने का जो प्राइस था ना वो 2000 रुपए था। हाँ, अच्छा ये बताओ, जो मालिक ने फर्नीचर बनाया है वो क्या अपने घर के लिए बनाया है? बिजनेस के लिए तो बनाया है। तो ये ड्राइंग तो केस नहीं है, पहले ये बात क्लियर करना मन में कि ड्राइंग का केस तो नहीं है। लेकिन ये जो फर्नीचर है इनकी लागत 1500 है और सेल का प्राइस इनका 2000 है, तो 1500 का नुकसान मानूं या 2000 का नुकसान मानूं? 1500 का। बेचने जाओ तो कितने में बिके, इट डज नॉट मैटर, कॉस्ट 1500 की है, 1500 के गुड्स है। लेकिन अब एंट्री अगर समझें तो फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करें, इसका मतलब फर्नीचर बन गया होगा, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर आ गया, गया तो माल है, और माल जाने को क्या कहेंगे? बेच रहे हो क्या? बेच तो नहीं रहे ना, लेकिन आया तो परचेज के नाम से था और जाएगा भी परचेज के नाम से। अगर माल परचेज के नाम से आए तो उसको आप माल लिखते हो कि हाँ परचेज हो गया, माल आ गया, इसका मतलब। अब वही माल अगर आप बेच नहीं रहे, बेच रहे हो तो ही तो सेल्स कहलाएगा, बेच नहीं रहे, लेकिन उसको आप किसी भी और पर्पज में इस्तेमाल कर रहे हो, घर ले जा रहे हो, तो परचेज ही तो लिखते थे। जब आप अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए ले जाते थे तो परचेज लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये माल क्या किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? खुद ही बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये चीज समझो, फर्नीचर बन गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू माल गया, और माल किस नाम से आया था? परचेज के नाम से, तो परचेज के नाम से कम करोगे। खुद सोचो ना, जब आपने परचेज करी होगी तो आपने परचेज प्लस कर रखी होगी, आज वही परचेज कम हो रही है और फर्नीचर जुड़ रहा है, तो फर्नीचर जुड़ रहा है, फर्नीचर डेबिट, और वही परचेज कम हो रही है। कम सेल के नाम से, बेच नहीं रहे, सेल के नाम से नहीं है, तो फर्नीचर परचेज के नाम से ही होगा। बाकी नरेशन में क्या लिख दोगे? बीइंग फर्नीचर मेड बाय गुड्स, और 1500 रुपए की एंट्री होगी। क्या ये बात क्लियर है आपको? 1500 रुपए की एंट्री हो भैया, माल जितने का भी बिके उससे नहीं फर्क पड़ता, हमने 1500 की एंट्री। छठी एंट्री पे चलते हैं। 10,000 रुपए की कमीशन आई है, जिसमें से आधी तो एडवांस में आई है। पहले तो कमीशन ले लो, कितने की आई आप ये बताओ, कमीशन कितने रुपए की आई? आप बोलोगे भैया 10,000 रुपए की कमीशन आ गई। 10,000 रुपए में से कह रहा है आधी कमीशन यानी कि 5,000 रुपए, कह रहा है ये तो एडवांस कमीशन है, यानी कि एक्चुअल जो कमीशन हमने, हमारी कमाई वाली कमीशन है वो 5,000 है, और ये 5,000 जो है ना, ये वाली कमीशन तो एडवांस कमीशन, मतलब कमीशन तो ये भी है, लेकिन अभी इसका हमने काम नहीं करा, हमने काम सिर्फ इतने का करा, अधिकार हमारा इस पे है, और इस पे अभी हमारा अधिकार नहीं है, ये तो एक तरीके से हमारी अभी लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा आ गया, कल को जब तक काम नहीं करेंगे उसको देना पड़ेगा। तो पहले एंट्री कर लेते हैं। पहले तो आप ये बताओ पैसा आया कितना रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आया? 10,000 रुपये, कोई प्रॉब्लम। लेकिन कमीशन के नाम से, टू कमीशन, कमीशन के नाम से तो सिर्फ 5,000 आया है। तो 5,000 किस नाम से आया है? 5,000 जिस नाम से आया है वो है एडवांस कमीशन। और ये एडवांस कमीशन क्रेडिट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भैया ये लायबिलिटी है, और ये रेवेन्यू है, ये बैंक क्या है? ये असेट्स है। और ये एंट्री में लिख देना कमीशन रिसीव्ड 5,000 इन एडवांस एंड रिमेन एट नॉर्मल, मतलब रिमेन, बस इतना, कमीशन रिसीव 5,000 इन एडवांस। कोई दिक्कत इस चीज में? क्लियर है? सातवीं एंट्री पे चलते हैं। कहता है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करी 5,000 रुपए। अब ये चीज समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक समझना है। 5,000 रुपए की एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब मालिक बिजनेस में पैसा डालता है, जब मालिक बिजनेस में पैसा डालता है, तो वो पैसा जो है ना, जब मालिक बिजनेस में पैसा डालता है, वो पैसा, जैसे मान लो मैंने 1,00,000 रुपए पैसा डाला, तो मैंने कहा भाई मेरा पैसा बड़ा कीमती है, मैं बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं कहीं और दे देता,
तो मुझे थोड़ा ब्याज भी मिल जाता। तो बिजनेस से मैंने क्या करा, मैं ही मालिक हूँ, मैंने एक कंडीशन साइन करी कि जो मालिक है ना वो बिजनेस से इंटरेस्ट लेके जाएगा, जितना पैसा वो अपनी कैपिटल पे डाल रहा है उस पर ब्याज चार्ज करेगा। बिजनेस के लिए क्या बात है, नुकसान वाली फायदे वाली? बिजनेस के लिए नुकसान वाली बात है, क्योंकि मालिक और बिजनेस अलग अलग है। और मालिक बिजनेस में पैसा डाल रहा है और कह रहा है इस बिजनेस में जो पैसा डाला है इसमें मैं ब्याज लूंगा। ब्याज तो वो लेके जाएगा, 5,000 रुपये का ब्याज लेके जा रहा है, 5,000 रुपये का। तो ब्याज हमारे यहाँ से चला गया, इंटरेस्ट हमने अलाउ करा तो ब्याज हमारे यहाँ से चला गया। फायदा या नुकसान? नुकसान। नुकसान हुआ है तो नुकसान का नाम डेबिट, लेकिन पैसा गया है। अब दो तरीके से लिख सकते हो बेटा, पैसा जो जाता है ना, जब मालिक को जाता है, कभी भी पैसा किसको जाता है? मालिक को जाता है। जब भी पैसा किसको जाता है? मालिक को। तब उस केस में आप अपनी जेब से कैश ले जाते हुए नहीं दिखाते, आप मालिक की कैपिटल बढ़ा के दिखा देते। जैसे मान लो मालिक की कैपिटल 1,00,000 है तो मालिक को 5,000 रुपये का ब्याज देना है, तो इससे बढ़िया उसको पैसा ना दो, उसकी कैपिटल 1,05,000 रुपये दिखा दो। क्या समझ गए मेरी बात? तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है ना। अगर बोले कि पैसा वो कैश में लेके गए तो ले जाना, नहीं तो पहले तो आप समझो आपका नुकसान हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट के नाम से, और पैसा जो गया है वो हमने डायरेक्ट मालिक के खाते में डाल दिया 5,000। नरेशन में लिख देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की कहता है कैपिटल चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये भी बड़ी खतरनाक है, 600 रुपए ब्याज चार्ज करें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसका केस समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? मालिक बिजनेस से पैसा लेके जाए, बिजनेस परेशान उससे, बिजनेस ने बोला बहुत ही पैसा ले जाता है बार बार, तो अब हम उससे पैसा चार्ज करेंगे जितना पैसा वो लेके जाएगा। मालिक जितना भी पैसा लेके जाएगा हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो हमने इंटरेस्ट उससे 600 रुपये लिया, तो बिजनेस का फायदा है नुकसान? फायदा। फायदा बोले तो क्रेडिट, फायदा बोले तो क्रेडिट है ना, फायदा बोले तो क्रेडिट। और दूसरी चीज, पैसा कहाँ से आ रहा है? मालिक से। पैसा तो मालिक, भाई कोई और नहीं देगा ना, मालिक देगा। तो इस बार मालिक से पैसा मत लो, मालिक की कैपिटल कम कर दो, और फायदा हो गया तो क्रेडिट में, तो फायदा लिखो। फायदा हुआ तो क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस बार क्रेडिट, और फायदा हुआ, और फायदा किस किस वजह से हुआ? कैपिटल अकाउंट डेबिट करके हुआ। बिजनेस का फायदा हुआ, मालिक का नुकसान हुआ। लिख देना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज 600 रुपये। कोई दिक्कत बेटा? इस सारी की सारी एंट्री बड़ी खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सारी एंट्री की एक बार प्रैक्टिस कर लो। देखो अब हमारा जो हमें इलस्ट्रेशन नंबर 16 समझना है, ठीक है, और ये सिर्फ एक ही एंट्री के 2 क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, ध्यान से समझना। जैसे क्या होता है ना कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यूड होता है, नया बिजनेस नहीं होता, ऑलरेडी कंटिन्यूड होता है। तो हम क्या करते हैं, हर 31 मार्च को अपना बिजनेस खत्म करते हैं, और उसके बाद 1 अप्रैल को वो सारा बैलेंस उठा के नए दिन, नए साल, नए अकाउंटिंग पीरियड में चीज़ें शुरू करते हैं। फिर से जो भी सारी चीज़ें बची होती है उसको फिर से शुरू करते हैं। तो उसकी ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री क्या होती है, ये हमें बताना है कि हमारे पिछले साल का कुछ सामान बचा था और उसको हमने कैरी फॉरवर्ड करा अगले साल, तो क्या एंट्री होगी। जैसे आप एक बिजनेस देख रहे हो, आपको इस पूरे बिजनेस में लायबिलिटी एसेट्स दे रखी है, कैपिटल दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग, ये सब लायबिलिटीज है। लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड मतलब खातों में कैश, कैश एट बैंक, बैंक में कितना कैश है, ये सभी आपको एक तरीके से इसने ओपनिंग जर्नल एंट्री दे रखी है। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना। जो भी एसेट्स होती है, आप मुझे बस इतना बताओ, जो भी एसेट्स होती है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको पता है एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है। जो भी लायबिलिटीज होती हैं वो सब आपको पता है क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो भी कैपिटल होती है ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सारी एसेट्स को डेबिट में लिख दो जर्नल एंट्री, और सारी लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट में लिख दो। जैसे इसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, तो मैं जब एंट्री करूंगा तो मैं लिखूंगा लैंड एंड
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ऐसे, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेरा फर्नीचर दे रखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेरी इन्वेंट्री दे रखी है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, उसके बाद मेरा कैश दे रखा है कैश इन हैंड मतलब कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, फिर मेरा कैश एट बैंक मतलब बैंक के बैलेंस की बात हो रही है वो सब डेबिट। ये सारे डेबिट हो गए और इन सब की डेबिट के अमाउंट डाल दूंगा। 1,10,000, ठीक है ना, इसकी है 20,000, इसकी है 10,000, बोलते चलना। अगले की कितनी है? 70,000 है। उसके आगे 20,000, फिर 5,000। यहाँ सन्ड्री डेटर रह गया, डेटर भी डेबिट ही होगा, ठीक है। और 20,000, 5,000 और फिर लास्ट में 25,000, ये सारी डेबिट कर दी। और 2 इसके बाद सबसे पहले कैपिटल लिख दो। कैपिटल कितना क्रेडिट होगा? कैपिटल क्रेडिट होगा, अब नरेशन जर्नल इस तरीके से अगर बन रही होगी डेट वेट सब डल के, तो ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट में कितना? 1,00,000। उसके अलावा और क्या है? 2 बैंक लोन, क्योंकि देखो लाइबिलिटी है 50,000। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है कितना? 90,000। उसके बाद बिल्स पेबल है 10,000। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितना? 10,000। और ये हमारी पूरी जर्नल बनेगी। और नरेशन में लिख देना बैलेंस हम सारे ब्रॉड डाउनवर्ड ला रखे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड ला रखे हैं। और ये एंट्री होती है ओपनिंग बैलेंस की। बस इतना करना है बेटा। इससे क्वेश्चन तो बहुत ही रेयर है, पूछेगा, पर इसके अलावा इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी एंट्री आ सकती है। तो ये बिजनेस ऑलरेडी कंटिन्यूड था पिछले साल का और इस साल उसको कंटिन्यू करा, तो ये उसके अकाउंट्स हैं जो हमने इस साल कंटिन्यू करे। जैसे इसके बाद नेक्स्ट 17 इलस्ट्रेशन देखो आप। कहता है 1 अप्रैल को बिजनेस कैश इन हैंड 6,000 है बैंक, यानी कि अब देखो सारा, अब देखो इसमें क्या है ना, आपको इधर देखो, इसमें आपको बैलेंस नहीं दे रखा। तो मान लो इसमें बैलेंस नहीं दे रखा, तो इसमें आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ये डेट पर्टिकुलर, ये मान लो अपना L.F. थोड़ा सा खराब बन गया, और ये इस तरीके से, अब मान लो इस तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट ऐसे। उसके बाद बैंक लाए हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम स्टॉक ऑफ गुड्स, अब देखो इसको समझना, स्टॉक ऑफ गुड्स है 9,000 रुपए का। तो मेरे भाई ध्यान समझो, गुड्स 9,000 रुपए का है, ठीक है ना। तो इसे आप स्टॉक मत लिख देना कभी भी, ठीक है ना। तो पहले इस एंट्री को छोड़ दो, आगे चल लो। इसके बाद नेक्स्ट मशीन है, मशीन को लिख दो मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और इसके बाद अब्दुल एक डेटर है, यानी कि डेटर अकाउंट डेबिट लिख दो। सारी एसेट्स डेबिट लिख दिया। उसके बाद लोन, ये सब तो क्रेडिटर वाली एंट्री है। अगर आप, अच्छा नीरज एक और डेटर है बेटा, तो नीरज यहाँ पे फिर अब्दुल अलग से डेटर लिखना पड़ेगा, और फिर नीरज एक और डेटर है। ये सारे हमारे असेट्स के बैलेंस हैं, इन सबको हम डेबिट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक अकाउंट भी डेबिट लिखा हुआ ही है। तो स्टॉक वैसे देखो स्टॉक के नाम से नहीं लिखा जाता, पर ये पिछले साल का बैलेंस है। आगे जाके जब इसकी लेजर बनेगी तो स्टॉक की लेजर बनेगी, इसलिए स्टॉक का अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक भी हम डेबिट कर ही देंगे। या तो स्टॉक लिख देना, गुड्स मत लिखना। गुड्स तो जब खरीदते हो तो गुड्स लिखा जाता है बेटा, इसमें स्टॉक लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। गुड्स अभी अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो गुड्स होती है। लेकिन जब उसे हम स्टोर कर देते हैं, उस गुड्स को ला के अगर मैं स्टोर कर दूंगा तो वो गुड्स नहीं कहलाता, वो अब स्टॉक कहलाएगा, वो स्टॉक, ठीक है। बाकी इसके बाद सारी जो भी लाइबिलिटीज है उसको हम यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं है। लोन है, अमित है, कैपिटल है। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री के क्वेश्चन है, इसको खत्म कर देना और कुछ नहीं। हमारा जर्नल बेसिक तरीके से खत्म हो गया।